Assalamualaikum. I'm your host Abdul Mujid Malik, and you're watching UMT TV. And our today's topic is Wake Up with Determination. And our today's guest is an example of true struggle who write their own fate. And today we are going to talk up with one of those personality who started her career as an unsung hero, and now she is acclaimed media personality with Miss Mehmal Sarfaraz. She has multi-directional experience of various fields working in, and let's start with the discussion of today. Assalamualaikum, ma'am. Walaikum Salam. Thank you for inviting me. Thank you so much for joining us and giving us your valuable time. मैम, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वर्क किया है, लाइक यू वर्कड विद पीसीबी, वैनगार्ड बुक्स, ह्यूमन राइट कमीशंस ऑफ पाकिस्तान एंड डिफरेंट मीडिया हाउसेस. हाउ इज द एक्सपीरियंस फ्रॉम अनसंग हीरो to an renowned analyst? Okay, I would say it's okay. I was an unsung hero, yes, right, Kochi. So the thing is that I started my journalism career back in 2005. The Post एक अखबार था, अब तो खैर वो नहीं है. खबरें वालों का अंग्रेजी अखबार था. So they had just started. Adnan Shahid साहब, he's no more, but उस वक्त he was the editor. And it was a very nice place. मैंने तो खैर एक वैसे इंटर्नशिप के लिए वैसे to be honest तुक्के से ज्वाइन किया क्योंकि मैं लाहौर आई हुई थी. मैं I used to live in फैसलाबाद at that time. So my sister was doing an internship at a law firm. So हम लोगों का इधर भी घर वगैरह है. तो इधर आ गई और आकर काम स्टार्ट किया. मैं I was like कि मैं बोर हो रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे इंटर्नशिप्स खुली हैं, बड़ा अच्छा, तुम्हें लिखने का बड़ा शौक है, उधर चलते हो. So I went there as a features writer, as an intern. But within 2 weeks, I was offered a permanent job over there because they liked my writing style. They said, and because मेरे political know-how भी थी, एक background भी है हमारा अपना politics से, मेरे दादा वगैरह का, तो interest भी था politics के अंदर. तो and then Adnan Sahab offered me a job. Actually, it was very funny because I was sitting in the office of the co-editor, आजम खलील साहब. तो अदनान साहब आए और उन्होंने कहा ये किसने लिखा है, ये पीसी बहुत अच्छा है, हु इज महमद सरफराज. उन्होंने कहा सामने ही बैठी है. तो मैंने कहा कि इनको कहो कि, फिर ही सेड टू मी के एडिटोरियल पेजेस ज्वाइन कर लो, यू शुड राइट द एडिटोरियल्स एंड यू नो एडिट द ऑप-एड पेजेस. तो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड. दे ऑफर्ड मी अ जॉब. आई सेड ठीक है. सो आई टुक द जॉब बैक इन 2005. और उधर 3 साल मैंने उधर गुजारे. फिर उसके बाद जो है प्रिंट इज एक्चुअली माय फर्स्ट लव. आई लव राइटिंग. मैं अभी भी अगर मुझे मौका मिले, बट प्रॉब्लम है उसके बाद फिर बाद में डेली टाइम्स की भी मैं ऑप-एड एडिटर रही हूँ. तो रिकग्निशन तो होती है बिकॉज आई वाज प्रमोटेड टू डेप्यूटी एडिटर ऑफ द पोस्ट इवेंचुअली. और फिर डेली टाइम्स की ऑप-एड एडिटर भी रही हूँ, जैसे मैंने बताया. अभी भी मैं द हिंदू की पाकिस्तान कॉरेस्पॉन्डेंट भी हूँ. तो लिखने का बहुत शौक है. बट बिकॉज जिस तरह लाइक एनी अदर इंडस्ट्री जो दुनिया में भी होता है कि आप इवॉल्व करते हैं. सो प्रिंट की जो इंडस्ट्री है, प्रिंट मीडिया जो है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो आ गया 2002-2003 के अंदर. तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी एक एवोल्यूशन हुई, लोग इलेक्ट्रॉनिक में चले गए. फिर पे स्केल्स का भी बड़ा डिफरेंस था टू बी ऑनेस्ट. इंग्लिश मीडिया में तो फिर भी प्रिंट में अच्छी सैलरीज हैं, बट उर्दू में नहीं थी. सो बहुत सारे उर्दू के लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चले गए थे. तो मैंने भी बाद में सोचा कि अच्छा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ट्रांजिशन होनी चाहिए बिकॉज यू नो यू आल्सो लर्न अ लॉट. इट्स नॉट जस्ट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, इट्स आल्सो कि आप सीखते क्या हो. So in 2016 I started working as a producer at Neo. फवाद चौधरी का प्रोग्राम था खबर के पीछे, जो जब उन्होंने फिर बाद में पीटीआई ज्वाइन कर ली थी, तो फिर उसको चेंज करके हमने सारे स्पोर्ट्स पर्सन के साथ कर दिया था. मुस्तफा नवाज खोखर थे उसमें पीपल्स पार्टी से, डॉक्टर मुसद्दक मलिक कन्नून से, और फवाद चौधरी पीटीआई से. तो वो फिर उस तरह बन गया. तो वो मैंने 3 साल उधर भी काम किया. 2.5 साल कह सकते हैं आप. आई लेफ्ट इन 2019 मार्च. So anyway, so वो 3 साल मैंने उधर किया. उधर I was also election cell का head मैंने किया. उनका 2018 के elections जो थे नियो में मैंने head किए. वो भी बड़ा एक interesting experience because TV is very different from print. Print में आपके पास time होता है, आप analysis लिखते हैं, editorials लिखते हैं, आप खबरें भी जरा proper तरीके से mark करते हैं, editing उनकी होती है, आप late भी होते हैं, breaking news नहीं होती ना, क्योंकि हमारे ऊपर कोई तरह मतलब वो digital में जरूर है, but वैसे print के अंदर नहीं होता. तो अगले दिन ही खबर छपनी है जो भी चीज हुई है. टीवी के अंदर वो डिफरेंस था कि बहुत हेक्टिक काम था, बाकी सारा कुछ था. बीच में हाँ, जैसे आपने बात की, बीच में मैंने पीसीबी भी 1 साल मैंने पीसीबी में एज ए सोशल मीडिया हेड काम किया. मैंने उनकी वेबसाइट पूरी रिवैम्प की, जो उनका ट्विटर और इंस्टाग्राम वगैरह है ये सब मैंने स्टार्ट किया था, जो द रियल पीसीबी है. फिर ये था मैंने वैनगार्ड के अंदर भी आई वर्क
for a few months. HRCP के साथ तो खैर I did just one project, उनका UNICEF के साथ एक project था child rights के ऊपर, तो उस पे मैंने काम किया था एज लीड एनालिस्ट. सो इस तरह काफी चीजें की हैं, काफी काम बीच में फ्रीलांस काम भी किया है, कंसल्टेंसी का भी काम किया है. तो प्रोडक्शन वाज अ लॉट ऑफ फन, हेक्टिक बहुत ज्यादा, लेकिन मजा बड़ा आता था कि आप एक पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं, आप उसकी पूरी चीजें, गेस्ट लाइन अप हो रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, किसका स्ट्रक्चर क्या होना है, क्या करना है. बाकी तो चले 1 घंटा वो एंकर्स ही करते हैं, बट ये है कि जो पीछे का पूरा काम होता है वो एक प्रोडक्शन टीम का पूरा काम होता है. सो दैट वाज अ लॉट ऑफ फन. एंड फिर आई गॉट अ ब्रेक ऑन जियो. वो वहाँ पे दे वांटेड मोर फीमेल एनालिस्ट, सो दे ट्राइड मी आउट. मेरी खैर उधर दोस्त भी हैं, उन्होंने मुझे उसका मौका दिया, तो वो थैंकफुली वो अच्छा क्लिक कर गया. उसके बाद यही है, मतलब मेरा जियो से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट ये है कि मेरा एक परमानेंट स्लॉट जरूर है. और बिल्कुल ठीक है. वहां से ये है कि आप बाकी भी टीवी चैनल्स पे बुलाते हैं और हम जाते भी. You're into the field now, mashallah. Throughout 15 साल जैसे हो आप गया फील्ड में तो. जी जी, और ट्रांजिशन आती रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त की जी जरूरत बिल्कुल. पर. और फिर ये कि देखिए, जिस तरह सॉरी, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो मैं मेंशन करना ही भूल गई कि लास्ट ईयर माय फ्रेंड मरियम चौधरी स्टार्टेड द करंट, और शी इज आल्सो अ जर्नलिस्ट, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट है. मुझसे छोटी हैं वैसे, लेकिन उनके उनके एक्सपीरियंस ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में ज्यादा है. So she started the current. She's the founder and the investor. And then she asked me to join as co-founder. तो वो मैंने मार्च के एंड पे फिर स्टार्ट किया, पिछले साल मार्च 23 को वैसे भी लॉन्च हुआ था द करंट. तो अब साल से ऊपर हो गया, वो भी कर रहे हैं. जिस तरह वही मैं कह रही हूँ, ट्रांजिशन है प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डिजिटल. तो डिजिटल में काम करना एक बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है. छोटी टीम है, तो खैर वैसे भी हम लोग स्टार्टअप हैं, तो बहुत बड़ा उस तरह से नहीं है हमारा को मीडिया का सेटअप, बट ये है कि वी डूइंग गुड वर्क आई थिंक. जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह. मैम मुझे ये बताएं, व्हाट वाज योर मोटिवेशन थ्रू आउट द टाइम पीरियड, थ्रू आउट द जर्नी यू हैव बीन इन, के इस तरह ट्रांजिशन आती रही. वी सी मेनी पीपल इन द फील्ड के जो अपनी ही पोजीशन पे रहते हैं थ्रू आउट द जर्नी ऑफ लाइफ. तो आपकी इस सारी ट्रांजिशन के पीछे मोटिवेशन क्या थी? देखिए, एक तो ये चीज होती है, टू बी ऑनेस्ट, मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा हाई सैलरीज नहीं होती. सो मेरा एक फायदा थोड़ा सा ये भी है कि आई कम फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, तो मुझे वो उस तरीके से इतना मसला नहीं हुआ कि सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही या कम है, या उस तरीके से. मेरे ख्याल में जर्नलिज्म वैसे ही एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है पाकिस्तान के अंदर. आई बिल्कुल नो कि ठीक है. बहुत सारे लोग बातें इस तरह की करते हैं, लिफाफा तो फलाना ये वो, हमें नहीं लिफाफे मिलते यार, और ठीक. मोस्टली किसी को नहीं इस तरह मिलते, बट और वो अपना स्ट्रगल होता है, और एक ही होता है, एक पैशन भी होता है. सो मेरा ये है कि आई एम वेरी एम्बिशियस, आई वाज आल्सो ऑलवेज वेरी एम्बिशियस, आई वांटेड टू डू वेल, और हार्ड वर्क बहुत किया. मतलब कि जब ये द पोस्ट भी ज्वाइन किया था, और इवन डेली टाइम भी, सच्ची बात है कि 12-13 घंटे या 14 घंटे की शिफ्ट तो एक नॉर्मल शिफ्ट होती थी, यानी वो तो करना ही करना होता बिल्कुल था. ठीक और है. शुरू के अंदर तो बहुत ज्यादा फिर डांटे भी सुनी है अपने सीनियर्स. खैर उन डांट से हमने सीखा भी बहुत है, और अगर वो हमें डांट ना पड़ी होती, तो मेरे ख्याल में वो चीज होती है, जो लोग अगर कम ही लोग हैं वैसे कि जो सिर्फ वहीं रहते हैं, बट उनमें शायद उनको होता है कि जिस जॉब पे लगे हुए हैं बस ठीक है. बट मेरा ये नहीं था, मुझे था कि मुझे आगे जाना है, मुझे आगे बढ़ना है. आई वुड इम्प्रूव माई सेल्फ. मैं फीडबैक लेती थी कि मैंने अगर ये आर्टिकल या ये एडिटोरियल लिखा है तो इसमें क्या क्या सही नहीं है. सो आई वुड गो बिल्कुल. टू माय एडिटर, मैं उनसे पूछती थी. एक सीखने के मेरे ख्याल में आपके अंदर अपना भी होता है, आप दूसरों को भी देखते हैं, आप सारे अखबार भी पढ़ने पड़ते हैं, सब बिल्कुल. कुछ आप पढ़ते हो, आप सीखो, और इंटरनेशनल मीडिया देखो, इंटरनेशनल मीडिया पढ़ो, तब जाकर बिल्कुल. आप काफी चीजें सीखो. सो शुड आई से कि आपकी थ्रू आउट जो जर्नी मोटिवेशन थी, उसके पीछे पैशन था जिसने आपको आज वट एवर यू आर वो स्टेटस दिया है? जी बिल्कुल. देखिए मोहित, पैशन के बगैर हो नहीं सकता. मतलब जो एक सही बात है, मुझे काफी जॉब्स कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी ऑफर हुई, और ज्यादा वेल पेइंग जॉब्स आप जिसको कह सकते हो इवन. तो उसमें ये होता है कि मैं अपना नेचर थोड़ा सा जानती हूँ, मैं बोर बड़ी जल्दी हो जाती हूँ अगर काम इंटरेस्टिंग ना हो, और अगर एक बिल्कुल सेट रूटीन हो तो मैं नहीं कर सकूंगी. मुझे अपनी पर्सनैलिटी का पता है. तो मुझे ये बिल्कुल होता ठीक था है. कि मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ नई चीज हो रही होनी चाहिए. तो अगर वो कॉर्पोरेट जॉब में, तो आपको पता है 9 to 5 है, एक सेट रूटीन है, उसमें क्या ही कितना ही कोई इंटरेस्टिंग कोई चीज हो जाएगी. तो इसलिए आई थिंक एक वो चीज मेरे लिए जर्नलिज्म में जो मुझे उसका फायदा ये हुआ है कि मुझे मेरी पर्सनैलिटी टाइप ऐसी है, तो मुझे उसका फायदा हुआ है कि मुझे मजा आता है. अच्छा कुछ चीज ब्रेक हो रही है, अच्छा इसकी ये डेवलपमेंट है, फलानी चीज है, तो वो सब उसके मुताबिक करने का मजा आता है.
जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कमिंग टुवर्ड्स द मोस्ट हॉट हॉट टॉपिक ऑफ द स्टेटस को, जैसे पता है कोविड-19 चल रहा है और इसने एवरी फील्ड ऑफ लाइफ के जो बंदे हैं उनको डिस्टर्ब किया है, उनको इफेक्ट किया है। व्हाट इज योर एनालिसिस ऑन दैट? देखिए, वाक़ई ये 1 साल बहुत मुश्किल होगा। ये जब से स्टार्ट हुआ है, मतलब पाकिस्तान में तो फ़रवरी के एंड से स्टार्ट हुआ है, दुनिया में दिसंबर जनवरी से हो गया था। तो ये मेरे ख़्याल में 1 से डेढ़ साल, अगले साल जब तक आएगी, एक तो वैक्सीन आएगी, फिर उसके बाद है कि वैक्सीन विल नॉट बी रेडिली अवेलेबल इन ऑल कंट्री। जो ज़्यादा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनके पास पहले होंगी, हम लोग तक आते-आते पता नहीं कितना टाइम लग जाए। अनलेस कि बिल्कुल जो, ठीक और है। शुरू में महँगी भी होगी, पता नहीं मतलब कितनी सब्सिडाइज़्ड रेट पे बाद में आती है कि नहीं। तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर आप सोच लें कि शायद जून तक, यानी कि ये 1 साल और जो है, ये बड़ा टफ होगा। और ये वाक़ई ये सब, एक तो इंडस्ट्रीज़ के लिए ये फाइनेंशियली बड़ा टफ है। फिर आई ऑल्सो थिंक कि देखिए इंडिविजुअल्स के लिए इट्स ऑल्सो वेरी मेंटली टफ। मतलब आप बहुत, इट हैज़ टेकन अ मेंटल टोल ऑन एवरीबॉडी। हम लोग मेंटल हेल्थ की बात इधर पाकिस्तान में ज़्यादा करते नहीं है और ज़्यादा खुल के नहीं करते, क्योंकि इसको एक बड़ा टैबू सब्जेक्ट समझा जाता है। बट आई डू थिंक कि देयर आर डेज, कि आपको इतना एकदम से डिप्रेशन हिट करता है और आपको समझ नहीं आती कि आप क्या करें, आपका दिल नहीं करता, आप बिस्तर से भी उठें, आपका दिल नहीं, आप कहते हैं क्या हो रहा है। फिर आप जब इतना लंबा, जब बीच में लॉकडाउन भी होता है, फिर ये कि अगर लॉकडाउन लिफ्ट भी हो गया था, बट पीपल आर स्टिल बीइंग केयरफुल, जैसे आई एम बीइंग वेरी केयरफुल, सो आई हार्डली मीट पीपल। मतलब मिलते हैं, ये नहीं है कि नहीं मिलते, लेकिन बहुत कम। और फिर सोशल डिस्टेंसिंग, या अपने पेरेंट्स को इतनी देर से नहीं देखा, या अपनी फैमिली को नहीं, मतलब ठीक है वीडियो कॉल्स हो जाती हैं या व्हाट्सएप पे बात हो जाती है, फोन पे हो जाती है, बट बट दैट कैन एक जो नॉट बी रिप्लेस्ड। फिजिकल, एक बिल्कुल एक ठीक है। ऑब्वियसली एक फिजिकल कनेक्शन जो है, मतलब वो उस तरह नहीं है कि मैं अगर ईद पे अपने वालिद साहब को मिलने जाऊं भी तो मैं उनको हग नहीं कर सकती। तो डेफिनेटली वो यस। वो एक ज़ाहिर बात है, एक होता तो है ना आपको उस चीज़ से, तो ऑफ कोर्स इट टेक्स अ टोल ऑन यू। आप, यू कांट सी योर फ्रेंड्स, यू कांट सी योर कॉलीग्स, आप ऑफिस में नहीं है। हम लोगों का वर्क फ्रॉम होम करंट का 16 मार्च से स्टार्ट हुआ था, तो अभी तक हम लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। तो मतलब आप उस तरीके से होता है एक इशू। तो आई डू थिंक दैट अ लॉट ऑफ पीपल, दे नीड हेल्प, दे नीड सपोर्ट। मेरे ख्याल में दोस्त या फैमिली, हर एक को सपोर्ट की इस वक्त जरूरत है। अगर इवन ऑनलाइन थेरेपी सेशंस भी चाहिए हो, वो भी हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो और जहां तक फाइनेंशियली उस मुश्किल की बात है, ये तो इसका तो मैं हल नहीं बता सकती, जो सीधी सी बात है, सारी इंडस्ट्री हिट हुई है दुनिया भर में। तो बिल्कुल ठीक है। तो ये तो तो हम बड़ा ये मुश्किल का। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये साल और आने वाला साल जो है वो ईयर ऑफ सर्वाइवल होगा। उसके अंदर हमने सिर्फ जो है सर्वाइवल के ऊपर फोकस करना है रादर देन द अदर एक्टिविटीज व्हिच वी आर इन्वॉल्वड इन। आपका उसके बिल्कुल बारे आप में क्या सही ख्याल बात है? कर रहे हैं कि ये वाकई ही ईयर ऑफ सर्वाइवल, हाउ यू सर्वाइव। आपकी सेविंग्स शायद ड्राई आउट हो जाएं बिल्कुल इस पूरे साल के अंदर, हो सकता है आप पे कर्जे चढ़ जाएं, हो सकता है आपको लोगों की मदद मांगनी पड़ जाए, काफी चीजें ऐसी हो सकती हैं। आपको कुछ जॉब्स पता नहीं मिलती है नहीं मिलती, आपको बहुत सारे लोग ले ऑफ हुए हैं। तो इट इज बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली अबाउट, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड इन द लॉन्ग टर्म। बड़ा बड़ा डिफरेंट पोस्ट कोविड वर्ल्ड होगा, ये दुनिया ठीक है। बड़ी डिफरेंट डू होगी। यू सी इट पॉजिटिव और नेगेटिव? फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम वर्क फ्रॉम होम की बात करें तो दैट इज अ पॉजिटिव चेंज, एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है। तो क्या समझती हैं आप कि जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? देखिए, कुछ चीजों में तो पॉजिटिव भी होगा, कुछ में नेगेटिव, इस तरह के जिस तरह कुछ इंडस्ट्रीज शायद कंप्लीटली बंद हो जाए, अब उनके लिए तो नेगेटिव ही है ना। मतलब जिस तरह दुनिया के अंदर भी एक ट्रेंड चल रहा है कि जो जिस तरह रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, वो बड़ी बैडली हिट हुई है। इवन दो टेक अवेज अब अलाउड हैं, बट जो बैठ के खाने का लोग ज्यादा इसी तरह चलता था कि अच्छा चलो बाहर निकलते हैं। लाहौर के अंदर तो आपको पता है वैसे ही एक सबके एंटरटेनमेंट के लिए हब। क्या बाहर खाना खाते हैं। बिल्कुल हाँ, वैसे ही। ढाबे की होती है। तो वो इंडस्ट्री काफी इफेक्ट हुई है। तो हो सकता है इवेंचुअली, पता नहीं वो 1 साल में सर्वाइव करते हैं कि नहीं। मतलब आई नो सम वेटर्स ऑफ दीज वेरी बिग रेस्टोरेंट, जिनको यही था कि क्योंकि रेस्टोरेंट नहीं खुल रहे, तो हमें तो उन्होंने 4-4 महीने से सैलरीज दी ही नहीं हुई। और हालांकि ये बिल्कुल बड़े ठीक है। प्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट थे, लेकिन पहली बात, एक इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह से आया है लाल और सारा कुछ, तो इस तरह की चीजें जरूर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, लोगों की एम्प्लॉयमेंट चलेगी। और बहुत पॉजिटिव ये है कि देखें, वर्क फ्रॉम होम एक तो वैसी टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, काफी ज्यादा लोगों के लिए। कई दफा जो 1 घंटा कम्यूट होता था आने जाने का, पेट्रोल ये वो इस तरह की चीजें, फिर ये है कि आपने उधर जाना है, वो इतनी ट्रैफिक के अंदर सब कुछ, अगर वो वही काम घर से बैठकर बेहतर तरीके से कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। और खासतौर पर आई थिंक मीडिया इंडस्ट्री के अंदर एक ही काफी चीज हुई है कि जिस तरह स्टूडियो में जाना पड़ता था गेस्ट को, अब स्काइप हर एक ने इतने ज्यादा इंस्टॉल इसीलिए कर लिए क्योंकि उन्हें पता है कि स्टूडियो लोग आना
शायद प्रेफर नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में एक ये भी चीज है काफी। देखिए बाहर की दुनिया में तो ये पहले से हो रहा है, मतलब आई नो बिल्कुल पीपल हु ऐसे ही। वर्किंग इन द यूएस जो Amazon या माइक्रोसॉफ्ट या दूसरी इस तरह बड़ी टेक कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, वो तो करते ही वर्क फ्रॉम होम थे, उनके ऑफिस उस बिल्कुल तरह ठीक से है। नहीं होते थे। तो आई थिंक पाकिस्तान के अंदर भी थोड़ा उस तरफ जाने में टाइम जरूर लगेगा। एक वर्क फ्रॉम डेफिनेटली। होम को इवन अभी भी, इवन कोरोना के टाइम में भी एक्सेप्ट करना हर एक के लिए इतना आसान नहीं था। और अभी भी बिल्कुल लोग ऐसे उस ही। तरह से नहीं करते, थोड़ा सा अडेप्टेबिलिटी और वो सब करने में मुश्किल होगा। बट आई थिंक इवेंचुअली, और दूसरा एक और चीज जो पॉजिटिव होगी वो ये है कि लोगों को ये भी है कि सर्वाइवल, जिस तरह आपने कहा ना कि अच्छा कुछ रिसोर्सेज के साथ किस तरह से सर्वाइव करना है, फिर शायद एक एम्पैथी भी आ जाए लोगों के अंदर, जिन लोग मतलब एक आई थिंक कि शायद वो भी एक बढ़ेगी दुनिया के अंदर भी दूसरों के लिए, जब आप उनकी वो देखते हैं कि वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें पता है कि दिन में 10 फोन आते हैं हेल्प के लिए या इस तरह की चीजों के लिए, तो मेरे हमें लोगों ने की भी है बहुत सारे लोगों की हेल्प। तो शायद एक वो भी चीज होगी, देयर विल बी सम पॉजिटिव्स एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी सम नेगेटिव्स, वो तो होता है, बट विल hopefully will survive. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैम, कमिंग टुवर्ड्स द वर्क फ्रॉम होम अगेन, आपने बात की थी, तो मुझे ये बताएं कि थ्रू आउट दिस जर्नी, जब आप लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, हाउ डिड यू केप योर मोरल हाई? एक डिप्रेसिंग सी सिचुएशन थी, मेंटल स्ट्रेस भी था, एक्सटर्नल प्रेशर भी था, उसके अंदर आपने अपने आप को कैसे अपलिफ्ट किया और जो है अपने एक स्टेबिलिटी के साथ जो है वो काम किया? देखिए मैं आपको बताऊं कि मेरा अपना इसके अंदर तो डिफरेंट है। मेरा ये है कि एक तो मैं अपने आप को बहुत बिजी रखती हूँ। मैं काम भी ज्यादा करती हूँ। फिर जब मैं रिलैक्स करने के लिए मुझे होता था कि क्योंकि हम सारा दिन, हमारा तो काम ही है कि हमने न्यूज शोज देखने हैं, हमने अखबारें पढ़नी है, हमने देखना है कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर सियासत में क्या हो रहा है, या वैसे क्या ओवरऑल एक सिचुएशन हो रही है। और फिर कोरोना की न्यूज मॉनिटर कर करके क्योंकि वो अपडेट भी करना होता था सारा, तो उससे बहुत डिप्रेशन हो जाता था। बिकॉज आप जब वो स्टोरीज पढ़ते थे कि कितने लोगों की डेथ्स होगी, क्या सिम्टम्स हैं, किस तरीके से दे आर गोइंग थ्रू इकोनॉमिक्स, मतलब एक फाइनेंशियल भी एस्पेक्ट था, बस सब कुछ। तो मैं उस सब के बाद जो रिलैक्स करने के लिए ना एटलीस्ट मैं 2 से 3 घंटे अपने लिए निकालती थी, जो बिल्कुल एक रोम कॉम मूवीज देखने के लिए या कोई इस तरह की चीज, बिल्कुल अपने आप को ना मैं रिलैक्स करने के लिए, कि जो एक माइंडलेस फन टाइप मूवीज होती है ना, जिसमें ना कोई इतनी स्टोरी लाइन है, बस हंसी मजाक है, रोमांस है या इस तरह की चीजें। तो मैं मोस्टली वो नेटफ्लिक्स पे या अमेजोन पे मैं वो देखती थी, या कोई इस तरह की सीरीज जो बड़ी कोई इंटरेस्टिंग हो। जिस तरह अभी एक वो बड़ी माइंडलेस थी, मतलब उसके ऊपर खैर बड़ा क्रिटिसिज्म भी, इंडियन मैच मेकिंग है, बट इट्स वेरी एंटरटेनिंग। तो वो 8 एपिसोड है, छोटे छोटे हैं, आप बैठ के वो देखते, तो इस तरह की चीजें। और बहुत सारी पुरानी मैंने मूवीज उठा के देखी जो मैंने मिस की हुई थी अपने काम की वजह से, पिछले 15 सालों में नहीं देख सकी। तो बड़ी अच्छी रोमांटिक कॉमेडी मूवीज मैंने वो देखी, तो मैं तो उससे भी अपने आप को बहुत ज्यादा रखती थी। दूसरा ये था कि आई डू थिंक इट हेल्प्स, बिकॉज एक तो खैर आई एम मैरिड, तो आई लिव विद माय हस्बैंड इज आल्सो माय बेस्ट फ्रेंड। तो वो एक शायद दोस्ती, मतलब मैं उस तरीके से मेरे बाकी भी दोस्तों के साथ आप व्हाट्सएप और बाकी चीजों पे तो कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन एक घर में भी आपका वो है बंदा जो आपका वैसे ही बेस्ट फ्रेंड है, तो फिर उससे बिल्कुल। गपशप चीजें डिस्कशन ये वो, आई थिंक वी बोथ हेल्प ईच अदर अ लॉट इन दैट, इट हेल्प्स। बाकी तो और फिर घर के काम भी, क्योंकि लॉकडाउन में ही मैंने इसका खाना पकाना पहली बार जिंदगी में सीखा है। मुझे तो नहीं आता था, बिल्कुल जी। लेकिन मेड को क्योंकि पेड लीव दी हुई थी, तो वो तो फिर वो नहीं घर पे आती थी, कुक नहीं थी कोई, तो मैं खुद ही कुकिंग भी करनी पड़ती है, सफाई भी फिर हम लोग मिलकर करते थे, मैं और मेरे हस्बैंड। जी। तो वो भी चीजें बिजी रहते हैं, मतलब बिजी आई थिंक रखना अपने आपको बहुत जरूरी है। और अगर आपको लगे कि आपको आपको ब्रेक चाहिए कुछ चीज, तो आई थिंक मेडिटेशन आल्सो हेल्प्स अ लॉट। वो आपको थोड़ा सा एक मी टाइम होता है, एक अलोन टाइम होता है, जिसमें आप बैठ के सिर्फ आधा घंटा जस्ट थिंकिंग अबाउट योर थॉट्स, और उनको आप रिकंसाइल कर रहे हो। So we can say that in this quarantine we've learned to give time to ourselves. अपने लिए टाइम निकाला जो इस बिजी लाइफ के अंदर हम नहीं निकाल पा रहे थे अपने लिए। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। पहले नहीं बंदा इतनी चीजें सोचता था अपने बारे में। आप पहले होता था अच्छा अभी उधर जाने, अभी उधर जाने, अभी ऑफिस से वापस आने, अभी सुबह इतने बजे ऑफिस, अगली मीटिंग है, ये है वो। अब जरा अपना मी टाइम मेरे ख्याल में ज्यादा मिला है। बिल्कुल ठीक है। आई वांट यू टू सजेस्ट आवर यूथ कि वो अपने मोरल्स इन टेस्टिंग टाइम के अंदर कैसे हाई रखें। आपका क्योंकि माशाल्लाह एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो उसकी उसको उसको नजर रखते मद्देनजर रखते हुए जो है वो आप हमें गाइड करें। देखिए जिस तरह पहली चीज मैंने कही कि बिजी रहे। कोई अगर आपको लॉकडाउन में हो रहा है कि आप क्या करें, तो कोई हॉबी, जिस तरह कुछ लोगों को पेंटिंग का शौक है, वो अगर पेंटिंग करना चाहते हैं पेंटिंग करें। कुछ लोगों को गेम्स खेलने का शौक है, शायद वो बिजी लाइफ में नहीं इतना टाइम मिला, गेम्स खेल के रिलैक्स कर सकते हैं, किताबें पढ़ें।
आप जिस तरह मैंने कहा कि न्यूज से स्विच ऑफ करके तो आप दूसरी चीजें देखना शुरू करते हो, मतलब न्यूज आप काम के लिए या वैसे चलो आप इंफॉर्मेशन के लिए जरूर देखते हैं, बट समटाइम्स इट गेट्स टू यू, तो आप उसको स्विच ऑफ करने के लिए कोई मूवी अच्छी सी देख ली, कोई आपने अगर म्यूजिक, मतलब जो भी चीज आपको इंटरेस्ट करती है, जो आपके ख्याल में आपको मोटिवेट भी करती है और रिलैक्स भी करती है, आपको वो करने की। दूसरा ये है कि आई थिंक यू हैव टू थिंक पॉजिटिवली, बिकॉज जिस तरह मैंने कहा कि ये एक और साल जो अब है अगला पूरा, शायद 1 साल का टाइम पीरियड, ये बड़ा डिफिकल्ट होगा। मतलब इवन इफ कोरोना के केसेस भी कम हो जाए और हम सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रखें, हम ऑफिस में भी वापस चल जाए, बट ओवरऑल एक सिचुएशन पूरी दुनिया की इतनी बदल रही है, तो इट विल बी टफ ऑन उस एवरीबडी। सिनेरियो से बाहर आने में भी हमें टाइम चाहिए होगा, इट वुड नॉट बी टाइम दैट इजी लगेगा, फॉर। नो नो ऑफ कोर्स टाइम तो लगेगा। देखिए मैं इसीलिए कह रही हूँ कि यू हैव टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, आप पॉजिटिव रहे, एंड इफ यू थिंक यू नीड हेल्प, डोंट हेजिटेट टू गो फॉर एन ऑनलाइन थेरेपी सेशन। ये कोई एक हमारे यहाँ बड़ा इसको मेंटल हेल्थ को, जैसा मैंने पहले भी कहा, बड़ा टैबू बना लिया जाता है, और वो ये कि कोई लोग नहीं जाते साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट के पास या थेरेपिस्ट के पास, उनको लगता है कि ये बड़ा मायूब समझा जाता है कि पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या समझेंगे। आप तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक आजकल है। तो वैसे भी ये लोग सब कुछ ऑनलाइन है, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट, बिकॉज आई थिंक ऑल ऑफ अस नीड हेल्प। इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती ये सोचना कि मैं कोई बहुत अकम्पलिश या कोई बहुत बड़ा इंसान हूँ या मुझे किसी की मदद की, या मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। हम लोग बहुत सारे सोचते हैं, मैं अपने बारे में बहुत ये सोचती थी, मैं बड़ी स्ट्रांग हूँ, मुझे तो किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो नथिंग विल गेट मी डाउन। बट ये नहीं होता, हम सब इंसान है एट द एंड ऑफ द डे, नोबडी इज स्ट्रांग एनफ टू फेस एवरीथिंग देमसेल्व्स। सो बेसिकली यू आर टेलिंग कि आपने भी डेफिनेटली कोई हेल्प सीख की है ड्यूरिंग दिस टेन्योर, यानी कि डिस्पाइट द फैक्ट यू थॉट यू वर वेरी स्ट्रांग, तो नहीं, मैंने मतलब कि एक्चुअली अभी तक मैंने थेरेपी वगैरह नहीं, आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, टू बी ऑनेस्ट आई वाज थिंकिंग अबाउट इट वंस, लेकिन वो फिर मुझे जरूरत नहीं उसकी, अल्लाह का शुक्र है पड़ी, क्योंकि मैंने रिजॉल्व कर लिया था मेरे जो अपने इश्यूज चल रहे थे, या डिप्रेशन से रिलेटेड, या व्हेन आई वाज फीलिंग लो, सो आई फाउंड समथिंग दैट हेल्प मी, बट आई एम जस्ट सेइंग आई कंसिडर्ड इट, और आई वुड नॉट हेजिटेट, अगर मुझे वाकई लगेगा कि मुझे हेल्प की जरूरत है तो मैं फौरन वो जरूर करूंगी। और अब आई नो अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स who've actually done this, who've actually had online therapy sessions, ज्यादा नहीं, बेशक एक दो तीन, जो आपको जो हेल्प कर सकता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं तो इसके अंदर बिल्कुल हेजिटेट नहीं करूंगी अगर मुझे लगेगा। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कमिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट रोल कैन आवर यूथ प्ले इन द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान? क्या इंपॉर्टेंस है यूथ की? देखिए आई थिंक सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना मोहित, वो है आपका ओपन माइंड। आप अपने दिमाग को खुला रखें। देखिए मैं भी शायद आज से 20 साल पहले जो मेरी सोच थी अबाउट द कंट्री, अबाउट पीपल, अबाउट द सिस्टम, अबाउट डेमोक्रेसी, अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो बड़ी शायद फर्क होंगी, क्योंकि हम छोटे होते हैं, यंग होते हैं, इतना पढ़ा नहीं होता, इतना एक्सपोजर नहीं होता आपका। तो मेरे ख्याल में एक तो यू विल कीप इवॉल्विंग विद टाइम, एवोल्यूशन बहुत जरूरी है, और उसके लिए यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड। फिर है क्रिटिकल थिंकिंग। मेरे ख्याल में एक जो यहाँ पर एक पाकिस्तान के अंदर भी, और खैर ये दुनिया के अंदर भी मसला, खाली पाकिस्तान का नहीं, आप इंडिया को देख लें, आप अमेरिका को देख लें, इवन इंग्लैंड वगैरह को देख लें, जो एक क्रिटिकल थिंकिंग और ये एक डिसेंटिंग ओपिनियन, यानी कि अगर आप मुझे कोई ओपिनियन देते हो और मैं उससे एग्री नहीं करती, तो मैं अगर इनटॉलरेंट ही हो जाऊं और मैं आपको खाने को ही पड़ जाऊं, तो वो भी सही नहीं है। मतलब असल में हमें सुनना जरूर चाहिए दूसरे का ओपिनियन, वेदर वी एग्री विद देम और नॉट, और इवेंचुअली अगर वो हमें कन्विंस कर लेते हैं, तो हो सकता है कि मैं अपनी बिल्कुल वो बात चेंज कर लूं, मैं कहूँ हाँ पहले मैं गलत थी, अब ये इसने मुझे समझाई है तो मैं गलत थी, मैं मान लेती हूँ और अब मैं ये सोच रही हूँ, यानी कि आप अपनी सोच भी आपकी तब्दील होती है। और देखिए ये सब कुछ तब्दील होता है, यू हैव टू अनलर्न हिस्ट्री दैट इज टॉट टू अस, जो हमें, यानी कि काफी ज्यादा हमारे अपने आइडियाज भी ऐसे होते हैं, हमें बहुत अनलर्न करना पड़ता है, क्योंकि हमारी फैमिली बैकग्राउंड होते हैं, चीजें होती हैं, हम लोग जब अपने एक्सपीरियंसेस के बाद आपकी जिंदगी बहुत चेंज होती है। तो एक तो आप पढ़ना बहुत चाहिए, हर किस्म की चीज आपको पढ़नी चाहिए, किताबें मेरे ख्याल में मैंने, मतलब एक जमाने के अंदर तो ये होता था कि मैं दिन की एक किताब तो लाजमी खत्म करती थी, वो फिक्शन हो नॉन फिक्शन हो, इस तरह की चीजें, मतलब मेरी रीडिंग बड़ी तेज अच्छा भी थी। मैम, अब थोड़ी आपने आपने बुक की बात की है, तो उसके हवाले से आई रिमेम्बर कि व्हेन आई वाज इन द स्कूल, तो हमारी टीचर कहा करती थी कि इंग्लिश इंग्लिश की बात कर लेते हैं, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए जो है वो बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस तवज्जो से आप काइंडली ये गाइड कर दें कि अच्छी बुक्स इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए कौन सी हैं, अगर आप रिकमेंडेशंस दे दें, क्योंकि आपका तो माशाल्लाह एक्सपोजर उस फील्ड में भी बहुत स्ट्रांग है।
तो वो अगर हमारी यूथ को आप काइंडली गाइड कर दें तो वो भी बहुत हेल्पिंग होगा। देखिए आई थिंक किताबें जो है ना, एक तो खैर इंग्लिश के मोस्टली जो ऑथर्स होते हैं वो बड़े अच्छे हैं। मैं तो कहूंगी अगर पाकिस्तानी ऑथर्स को पढ़ना है तो आप मोहम्मद हनीफ की किताबें जरूर पढ़े। वो एक तो इंटरेस्टिंग भी इतनी है, फिर क्योंकि वो पाकिस्तान के बारे में भी हैं और इस तरह, और उनकी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी है, तो उनकी किताबें भी है। मोहसिन हामिद की भी किताबें है। खैर वैसे जिस तरह मुझे मुझे जॉन ग्रिशम की किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, बिकॉज मुझे लॉ का बड़ा शौक था। मैं खैर लॉयर बनी नहीं, लेकिन उस जमाने में मैं सोचती थी उसकी किताबें उनकी पढ़ के कि मैं शायद लॉयर ही बनूं। टाइम तो होता तो जॉन शायद आप मान जाती। टाइम होता नहीं, तो। टाइम नहीं, आई थिंक पता नहीं क्यों उस वक्त मेरी बहन तो एक लॉयर बन गई है, बट मैं नहीं बन सकी। लेकिन मतलब वही मैं सिर्फ वही बात कर रही हूँ कि एक्चुअली उस वक्त किया नहीं एलएलबी। मैं तो अभी भी सोचती हूँ कि दफा कि शायद मुझे कर लेना चाहिए वैसे ही, नॉट के एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, लेकिन वैसे ही कर लेनी चाहिए। डिग्री जितनी भी हो कोई इशू नहीं होता। बट द थिंग इज कि पढ़ने में जो चीज आपको इंटरेस्ट है, कुछ लोगों को क्लासिक लिटरेचर बहुत पसंद है, तो आप जो है वो सब प्राइड एंड प्रेजुडिस और इस तरह की किताबें वो जरूर पढ़े। खैर वो वैसे भी पढ़नी चाहिए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। कई लोगों को नॉन फिक्शन पढ़ने का शौक होता है, तो मैं कहूंगी कि आप अगर नॉन फिक्शन पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बायोग्राफीज हैं। मेरे पास खैर एक पूरी यस। कह ले किताबों की वो है। तो राइट राइट। हाँ आई थिंक कि इतनी ज्यादा चीजें, जैसे स्पोर्ट्स की बड़ी अच्छी किताबें आई है, क्रिकेटर जैसे शुएब अख्तर की किताब है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। शाहिद अफरीदी की अभी किताब आई थी, वो भी इंटरेस्टिंग है। और लोगों की बड़ी किताबें हैं। तो मतलब इस तरह की आपका इंटरेस्ट किस चीज में, आप वो पढ़े। अगर आपको रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ने के शौक है तो जरूर पढ़े, वो सारे भी मैंने तो सब पढ़े हुए हैं। तो वो मतलब मैं तो हर तरह की किताब पढ़ती थी। कुछ लोगों को हॉरर का बहुत होता है, मुझे इतना हॉरर में डर लगता है, मैं वाटरप्रूफ तो मैं ना हॉरर मूवीज इतनी देखती हूँ ना मैं इतना पढ़ती हूँ हॉरर का। बट जिस तरह स्टीवन किंग और ये लोग सारे हैं, तो मतलब इनकी किताबें भी एक पूरा जॉनर है। तो आई थिंक ठीक है। जो आपको पसंद है, इंग्लिश आपकी इंप्रूव, एक तो खैर खाली इंग्लिश इंप्रूव करने की बात नहीं होती। इंग्लिश तो आप देखिए डॉन अखबार पढ़ने से भी आपकी इंप्रूव हो सकती है। वो एक किताबें पढ़ने से, जिस तरह मैंने पहले कहा ना, कि आपका दिमाग खुलता है, फिर आपकी क्रिएटिव राइटिंग बेहतर होती है, आपके आइडियाज जो है वो आपके बड़े शार्पन होते हैं, आपको होता है अच्छा। मतलब अगर उन्होंने कुछ जिस तरह लिखा है तो आप ऑपेड पीसेस भी उसके बाद पढ़ने के बाद आपके दिमाग खुल सकता है, आप फीचर राइटिंग कर सकते हैं। आप कोई भी चीज, वैसे भी अगर आप इवन अपना फेसबुक स्टेटस ही एक बड़ा अच्छा फिलोसॉफिकल सा लिखना चाहते हैं, या अपने इंस्टा पोस्ट में करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में किताबें आपको बड़ी हेल्प करेंगी। वैसे भी इट हेल्प्स यू योर ओवरव्यू और जिंदगी के माशाल्लाह, बारे जिस में। तरह आप किताबों के फवाइद बता रही हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है दुनिया जो है वो किताबों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। एवरी नहीं वॉक ऑफ बिल्कुल, लाइफ इज लिंक्ड टू बुक। मैं तो बहुत ज्यादा किताबें, मुझे शौक था। अब तो बल्कि मैं बड़ा अनफॉर्चुनेट है, थोड़ा सा मैंने अब दोबारा स्टार्ट की हिस्ट्री और दूसरी किताबें, बल्कि नॉन फिक्शन एक्चुअली दोबारा से पढ़नी स्टार्ट की। बीच में ये काम की वजह से कई सालों से ऐसे होता था कि बस साल की 2-3 किताबें पढ़ी जाती थी, ज्यादा नहीं। मतलब मैं वो हूँ कि जो एक्चुअली महीने में इतनी अधिक किताबें पढ़ लेती थी, और फिर ये साल में इतनी कम किताबें, तो मुझे बड़ा अफसोस होता था। बट अब मैंने दोबारा अपनी रीडिंग हैबिट स्टार्ट की, क्योंकि बाकी तो हम बहुत पढ़ते हैं, आर्टिकल्स, अखबार, बाकी सारी चीजें, बट ठीक है। किताबें पढ़नी छोड़ दी थी मैंने बीच में बिल्कुल ही। तो उसका मुझे बड़ा अफसोस है कि वो आई लॉस्ट टाइम, आई ठीक है। शुड नॉट हैव डन दैट। ठीक है। मैम, वी हैव अ फाउंडेशन, सितारा हिलाल फाउंडेशन, जिसका एम है टू करेक्ट द कंट्रीज कोर्स एंड टू मोटिवेट आवर यूथ। तो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसी फाउंडेशंस जो हैं पाकिस्तान की प्रोग्रेस में क्या रोल प्ले कर सकती हैं, और क्या इन लोगों को मजीद स्टेप्स लेने चाहिए, इनिशिएटिव लेने चाहिए, ताकि ये स्ट्रेंथन कर सकें पाकिस्तान की प्रोग्रेस को? देखिए एक तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान, हम कैसा पाकिस्तान चाहते हैं, सबसे पहले तो हमें हमारे हर बच्चे को इस बारे में क्लियर होना चाहिए कि वो क्या कायद का पाकिस्तान में पाकिस्तान चाहते हैं। चाहते हैं। बिल्कुल, अगर वो जिन्ना साहब का पाकिस्तान जाते हैं तो फिर उनकी 11 अगस्त की स्पीच पढ़ ले, फिर उनकी बातें सुन ले अबाउट माइनॉरिटीज, फिर उनकी बातें सुन ले अबाउट टॉलरेंस, फिर उनकी बातें सुन ले अबाउट डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स। मतलब जिन्ना साहब की तो बड़ी अच्छी इसके बारे में, जिन्ना साहब के बाय द वे, मैं आप लोगों को किताबों की बात हो रही है तो यासिर लतीफ हमदानी ने 2 किताबें लिखी है जिन्ना साहब के ऊपर, पाकिस्तानी ऑथर ही हैं, आप जरूर उनकी किताबें पढ़े, उससे आपको पता चलेगा कि जिन्ना साहब क्या पाकिस्तान चाहते थे। आयशा जलाल की जो किताब है द सोल स्पोक्समैन अबाउट जिन्ना साहब, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी किताब है। और बिकॉज वो ये लोग हिस्टोरियंस हैं तो सारी फैक्चुअल है, फैक्ट्स पे इन्होंने बातें की हुई हैं। तो ये किताबें जरूर पढ़े। तो अगर आप जिन्ना साहब का पाकिस्तान चाहते हैं तो फिर एक टॉलरेंस का लेवल मेरे ख्याल में हमें अपने अंदर बढ़ाने की बहुत जरूरत है। मैं आपको बताऊं मोहित, मुझे कई दफा बड़ा अफसोस होता है, हम भी होते होंगे शायद इनटॉलरेंट अपनी जवानी में, लेकिन शायद उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, ये भी एक बात थी। लेकिन अब तो सिर्फ अगर हम बहुत सारे यंगस्टर्स को सोशल मीडिया पे, मतलब नॉर्मल, वैसे मैंने इस तरह से नहीं देखा, नॉर्मली तो मेरी अगर इंटरेक्शन
स्टूडेंट से होती है, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया हुआ है, वैसे भी हम जाते हैं इधर उधर यूनिवर्सिटीज में कभी किसी टॉक के लिए या वैसे ही किसी को मिलने भी, तो बच्चे इस तरह के नहीं है, लेकिन पता नहीं सोशल मीडिया पे जो यूथ का इस तरह लगता है कि शायद वो सिर्फ गालियां देने के लिए बैठे या वो सिर्फ आपको लिंच करने के लिए बैठे हैं। और ये पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रही, जिस तरह मैंने पहले बात किया, या आप अमेरिका में देख लें, आप ब्रेक्सिट हुआ इंग्लैंड के अंदर, वहां देखते हैं आप, इंडिया में देखें, मतलब मोदी के इंडिया में तो खैर बहुत ही ज्यादा ये इस तरह से जो भक्त करते हैं और वो सब। तो आई थिंक एक जो टॉलरेंस लेवल है मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने जिंदगी में भी एक चीज सीखी है, 2-3 चीजें। पहली चीज, डोंट जज एनीबॉडी। हमें नहीं पता उनके क्या सर्कमस्टांसेस थे, उन्होंने क्या चीज कब की, क्यों की। बिल्कुल हम ठीक किसी है। के बारे में, किसी की पर्सनल लाइफ, किसी के कैरेक्टर के ऊपर मेरे ख्याल में हमें कोई हक नहीं बात करने का। एक तो वैसे भी हमारे दीन ने भी हमें यही समझाया कि ये अल्लाह और उनके बीच है, हम बिल्कुल एज अ ठीक है। सोसाइटी हम नहीं कुछ होते कि हम इस तरह की बात करें। फिर आई थिंक दूसरी चीज है मैंने कहा टॉलरेंस। आप दूसरों के व्यूज बेशक ना डिसएग्री कर लो, तमीज से करो। सिविलाइज्ड डिबेट जो हमारे यहाँ है ना, वो नहीं अब होती। अब एक तू तड़ाक मतलब वो वाली चीज चलती रहती है। आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। एक सिविलाइज्ड डिस्कोर्स की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, एक टॉलरेंस की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें ये भी जरूरत है कि हमें पता हो कि माइनॉरिटीज के क्या हकूक है, हमें ये भी पता हो कि एथनिसिटीज के क्या हकूक है। यानी अगर अकलीतों, मैं खाली मजहबी अकलीतों की बात नहीं कर रही, मतलब मैं बात कर रही हूँ कि ऑन लिसानियत के, या वो जिस तरह आप मुहाजिर हैं, या आप बलोच है, या आप पश्तून है, या आप सिंधी हैं, या आप पंजाबी हैं, आप क्या है, तो मेरे हमें एक एथनिक टॉलरेंस की भी जरूरत है, कल्चरल टॉलरेंस की भी जरूरत है। फिर ये चीजें शायद एक प्रोग्रेसिव, एक प्लूरलिस्ट पाकिस्तान के लिए, जो जिन्ना साहब का ख्वाब था, जिसके बारे में जिन्ना साहब ने बात की, उनकी स्पीचेस उठा के देख लें, उनकी वैसे आप उनकी जिंदगी उठा कर देख लें कि वो कितने टॉलरेंट थे और वो क्या बातें करते थे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है, ये हम सबको अपने अंदर। और ये बंदा वैसे बाय द वे टाइम के साथ सीखता है। कई दफा हम भी बड़े रिजिड होते हैं। आज से चंद साल पहले अगर मैं सोचती हूँ अपने बारे में, तो मैं सोचती हूँ कि मैं तो उस वक्त ये सोचती होती थी, या मैं ये लिखती थी, या मैं ये बोलती थी। लेकिन दुनिया या एक्सपोजर ने, या आपको आपके अपने एक्सपीरियंसेस, या इर्द गिर्द के लोगों ने, एक तो आप अपने आप को अच्छे दोस्तों के साथ सराउंड करें। आई थिंक कंपनी मैटर्स अ लॉट। बिल्कुल मेरे हर ऐसे ही। तरह के दोस्त हैं, और मैं पॉजिटिव भी इसलिए रहती हूँ बिकॉज मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं सारे। बट तो मैम आई थिंक ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट यू थिंक कि बंदे के पास हर किस्म की कंपनी होनी चाहिए, आपके पास हर किस्म का एक्सपोजर होना चाहिए? नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि मेरे तो एक्चुअली दोस्त हर तरह के हैं। मेरे तो पॉलिटिकली जो आइडियोलॉजिकली भी डिफरेंस है, मेरे उनसे भी बहुत दोस्ती है। बिल्कुल दोस्ती ठीक है। मैं कोई किसी की आइडियोलॉजी या मैं किसी का बैकग्राउंड देखकर नहीं करती, या मैं किसी की शक्ल देखकर नहीं करती। दोस्ती तो हो जाती है ना। और वैसे आपकी एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल सेम काइंड ऑफ लोगों में रहेंगे तो फिर तो आप एक ही साइड की सोच, फिर आप इवॉल्व उस तरह से मेरे ख्याल में नहीं होते। हाँ, बाकी आपकी मर्जी। अगर आपने खाली, लॉट ऑफ पीपल डू से कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को वो बाहर निकाल से, मैं आई कांट बी अराउंड लॉट ऑफ नेगेटिव पीपल। मुझसे मतलब मेरे चेहरे पे आ जाता है कि मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ अगर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो। तो शायद एक वो चीज भी होती है। बट हाँ, आप पॉजिटिव डाइवर्स व्यूज वाले बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, आप लोग तो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर तो वैसे ही इतने डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। यूनिवर्सिटीज में तो वैसे ही आप लोगों की दोस्तियां भी बहुत डाइवर्स किस्म की होंगी। सम विल लास्ट, सम विल नॉट लास्ट। फिर आपने कल को जब नौकरी करनी है, नौकरी के अंदर तो आप थोड़ी पिक एंड चूज कर रहे हैं आपने किसके साथ काम करना है। आपका बॉस कौन है, आपका कॉलीग कौन है, आपके सबऑर्डिनेट कौन है, आपके साथ कौन है। तो आप जब ऑफिस लाइफ में जाएंगे तो मेरे ख्याल में आपको प्रैक्टिकल लाइफ भी बहुत ज्यादा चेंज करती है। बिल्कुल ठीक है। टॉलरेंस की बात की थी आपने, टॉलरेंस कैसे बिल्ड की जा सकती है, स्पेशली यूथ की अगर बात करें? देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि यूथ के अंदर एक गुस्सा भी होता है, एक जवानी का आंसर भी होता है। जब आपके आपके अंदर जोश भी बड़ा होता है, आप जिस चीज के लिए स्टैंड करते हैं, देन यू विल फाइट फॉर इट। यू आर लाइक, मैं तो आई एम रेडी टू फाइट। वो वाली चीज भी होती है, जो कि अच्छी चीज है। एक आइडियलिज्म भी होता है बाय द वे यूथ के अंदर। विद एज आपका आइडियलिज्म थोड़ा मेलो होता जाता है। आपको लगता है कि नहीं, कुछ चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में चेंज करती है। बट टॉलरेंस मेरा ये है कि आप जितने भी, अगर आपको कोई फ्रस्ट्रेशन भी हो, जैसे कई दफा हमारे यंगस्टर्स को ये फ्रस्ट्रेशन होती है कि इतना पढ़ लिया लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही, या अच्छी हम्म। नौकरी नहीं मिल रही, या वो कोई डिबेट करना चाह रहे हैं, आगे से कोई सिविलाइज डिबेट नहीं हुई। तो हमें टॉलरेंस जो है ना, वो ये है कि पेशेंस, सबर, सबर से बहुत रिलेटेड है एक्चुअली टॉलरेंस के। चुप करके अगले की बात सुन लो, फिर अपना जवाब बिल्ड करो।
फिर सुन लो, फिर चुप करके। कई दफा आपको बहुत सारी चीजें पीनी पड़ती है, कई दफा आपको अपना ईगो मारना पड़ता है। आप जब लाइफ में, जिंदगी में, वो आप अपनी फैमिली के साथ भी करते हैं बाय द वे, वो ऐसे नहीं होता कि खाली आपने कोई ऑफिस के अंदर करना है या आपने दोस्तों के साथ करना है या स्कूल या कॉलेज के अंदर करना है। आपको फैमिली में भी कई दफा करना पड़ता है कि कई दफा आपको गुस्सा आता है एकदम, कोई आपके बड़े या आपके कोई बहन भाई या कोई कजन कोई आपको बात कर देता है, लेकिन आप चुप करते हैं उस वक्त। मैं अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हूँ, खासतौर पर फैमिली में। वैसे नहीं दोस्तों वगैरह में नहीं, लेकिन फैमिली के साथ मुझे जरा हो जाता है। बट इवन देन आई हैव चेंज्ड, आई हैव काम डाउन ऑल्सो। मुझे समझ आई है कि अच्छा, हर चीज पे रिएक्ट करना कोई जरूरी नहीं है। आई बिल्कुल थिंक ठीक जब है। आप ये समझ जाएंगे ना कि हर चीज पे रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, तो फिर टॉलरेंस आहिस्ता आहिस्ता ना खुद ही आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। मैम, here at UMT we have ILM fund which gives scholarship to various needy students, and it has already given scholarships worth 4.5 billion. What do you think, what is the importance of such scholarships, and especially in universities, for students who want to achieve a good career or want to be a successful man in their future? What role can it play? I think scholarships are very important. They're all over the world. Because a lot of people who come from backgrounds जिनके पास इतना financial security नहीं होती, but they're very talented, they're very bright, they're very intelligent. आप देखिए CSS के टॉपर्स देख लें, उनके कई लोगों के फैमिली बैकग्राउंड ऐसे होते हैं कि वो बेचारे बच्चे अपनी मेहनत कर करके या उनके पेरेंट्स जो सेविंग सारी उन बच्चों की पढ़ाई पे ही लगाई होती है। तो यूनिवर्सिटीज के अंदर तो खास तौर पे जिनको पढ़ने का शौक है लेकिन उनके पास फीस देने के पैसे नहीं है। आई मीन आई नो सम पीपल के जिनके बच्चे बड़े ब्राइट भी थे, लेकिन उनको एक अच्छे कॉलेज में वो इसलिए नहीं जा सके कि वो उसकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते और स्कॉलरशिप वो कॉलेज ऑफर नहीं कर रहे थे। तो ये भी एक बड़ी चीज होती है। मैं तो कहती हूँ ये यूएमजी की बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने इतना बड़ा फंड रखा हुआ है। लाम्स वाले भी देते हैं और भी यूनिवर्सिटीज देती है, दुनिया के अंदर बड़ी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है। स्कॉलरशिप बहुत जरूरी है। देखिए, जो बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, उसको पढ़ने का बहुत शौक है, वो जिंदगी में आगे जाना चाहता है, लेकिन उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसा हो सकता है कि शायद उनकी प्रायोरिटी उसकी फैमिली की ना हो कि ये यूनिवर्सिटी में इतने पैसे लगा दे, वो शायद उनकी प्रायोरिटी हो कि ये नौकरी कर, जो अब पढ़ लिया है बस ठीक या है, बिजनेस कर ग्रेजुएशन ले, कर लिए, या बिजनेस बिजनेस कर ले। कर ले, हाँ। या फिर ये हमारी हेल्प कर दे जो उसके अंदर, घर के अंदर, या उनका दिल भी हो कि पढ़ाने का लेकिन शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरत है स्कॉलरशिप। और ये जितने मेरिट के ऊपर ही स्कॉलरशिप तो वैसे भी मिलती है सारी दुनिया के अंदर, यहाँ भी। तो मेरे ख्याल में वो बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि जो सेल्फ मेड लोग होते हैं, हम हमेशा बात करते हैं कि प्रिविलेज और बाकी सब के, वो इवन हम सियासत के अंदर भी बड़ी ये बात करते हैं कि बहुत पैसा लगता है सियासत में आने के लिए। लेकिन जो लोग अगर मेरिट पे आए हैं, या कुछ पार्टीज ऐसी हैं कि जो एक्चुअली इन लोगों को, अगर आप रिजर्व सीट्स भी देख लें, अगर उसके अंदर भी कोई ऐसी है जिनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं, अगर उनको भी ला रहे हैं तो एक अच्छी चीज है। बिकॉज देखिए, आप सिविल सर्विसेज हों, बेशक वो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज हों, अपने स्टार्टअप्स हों, अपने बिजनेस हों, वो कॉलेजेस में आप जैसे स्टूडेंट्स हो, या वो जिन्होंने जो आपके टीचर्स हैं जिस तरह वो हो, कोई भी किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ में हो, अगर वो सेल्फ मेड है तो एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर। आई थिंक कि जितनी स्कॉलरशिप को एक्चुअली यूनिवर्सिटीज को स्कॉलरशिप फंड बढ़ाने चाहिए। और उसके अंदर हम लोग बहुत ज्यादा, पाकिस्तान में लोग बहुत ज्यादा फिलेंथ्रोपी करते हैं, लेकिन एक चीज जो मैंने देखी है कि बाहर से थोड़ी फर्क है। बाहर जो ज्यादा फिलेंथ्रोपी होती है उसमें एजुकेशन को भी बहुत ज्यादा पैसा दिया जाता है। आप देखिए कि बाहर की यूनिवर्सिटीज में चेयर्स होती हैं कि जो एक्चुअली बड़ी अमीर फैमिलीज ने उधर फंड की होती हैं, या उधर वो, यहाँ पर भी कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में ये जरूर है कि बिजनेस फैमिलीज करती हैं या अमीर फैमिलीज इधर फंड जरूर करती हैं, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन में लोग कम करते हैं, बाकी चैरिटी में करते हैं, जो कि अच्छी बात है, चैरिटी बाकी ऑर्गेनाइजेशन को लीजिए। बट आई थिंक एजुकेशन, ये एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि पीपल हु हैव मनी should fund scholarships for students who really need those scholarships, who जी deserve बिल्कुल them. ठीक है। मैम, आई वांट यू टू गिव अ मैसेज टू द पेट्रियाटिक यूथ ऑफ पाकिस्तान दैट हाउ कैन दे प्ले अ गुड रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर एनालिसिस इन दैट? देखिए, मुझे एक तो मैं कहूंगी कि जो पाकिस्तान, हम सब पाकिस्तानी हैं,
और हम सब पेट्रियाटिक है, हम सबको इस मुल्क से प्यार है। ये जो एक लगाना टैग के पेट्रियाटिक पाकिस्तानी, मेरे ख्याल में हम पेट्रियटिज्म को भी बड़े अजीब तरीके से डिफाइन करते हैं। कई दफा जब आप क्वेश्चन करते हैं रियासत को या कुछ पॉलिसीज को, तो लोग कहते हैं कि शायद ये पेट्रियाटिक नहीं है, लेकिन असल में तो हम देखिए, हमारे तो पासपोर्ट भी पाकिस्तानी है, हम तो कहीं नहीं जा रहे, इधर ही है, हमारे तो सारे एसेट स्टेक सब कुछ इधर ही है। तो हमें एक तो किसी के पेट्रियटिज्म के लेवल को जज नहीं करना चाहिए। वी आर ऑल पेट्रियाटिक, ऑल ऑफ अस, एंड वी ऑल लव पाकिस्तान, वी आर हियर बिकॉज वी लव पाकिस्तान। हम पाकिस्तान के लिए ही कुछ करना चाहते हैं, तो हमने अपॉर्चुनिटीज बाहर नहीं एक्सप्लोर की, हम मतलब काफी और भी रीजन होते हैं। तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान का यूथ जो कर सकता है पाकिस्तान के लिए, वो यही है। कई दफा देखिए, इसमें इसमें भी मैं कहूंगी कि इसमें भी कोई बुराई नहीं कि अगर आप बाहर चले जाते, जो ब्रेन ड्रेन की हम बात करते हैं ना, हम उनके भी पेट्रियटिज्म को क्वेश्चन नहीं कर सकते। हालात होते हैं, कई दफा आपको अपॉर्चुनिटीज बाहर ज्यादा अच्छी मिलती है, फाइनेंशियल तो आप कंस्ट्रेंट्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको शायद, जिस तरह मैं बताऊं कि टेक्नोलॉजी अब पाकिस्तान के अंदर, हम अभी भी 10 साल पीछे होंगे शायद जो अमेरिका वगैरह या बाकी दुनिया के अंदर है। तो अगर कोई टेक का स्टूडेंट है और उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाहर, और वो उसको मिलियंस की मिल रही है, और यहाँ पर उसको कोई 10,000 की जॉब मिल रही है या 25,000 की जॉब मिल रही है, तो फिर एक वो होता ही है। तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। मेरा अपना टू बी ऑनेस्ट मैसेज है कि वो काम करो, एक पहली चीज जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जो आप इंजॉय करें। ये पीयर प्रेशर या ठीक है, अगर आपकी कोई फाइनेंशियल मजबूरी है, उसकी वजह से आपको कोई दूसरी ऐसी नौकरी करनी ही पड़ रही है कि जिसको आपका दिल नहीं है, लेकिन इवेंचुअल गोल आपका ये होना चाहिए, इवेंचुअल एम आपका ये होना चाहिए कि मैं वो काम करूं जिसमें मुझे मजा आए। क्योंकि जब आप वो काम करेंगे तो आप दिल लगा कर करेंगे। और वैसे भी आप जहां भी काम करो, अपना पूरा, यू शुड गिव एवरीथिंग टू दैट, बिकॉज द थिंग इज, जब तक आप अपनी मेहनत नहीं करोगे, जब तक रूटीन चीज किसी को अगर समझ के काम करोगे ना, तो फिर वो रूटीन में ना कई दफा आप डंडी मार जाते हो। डंडी नहीं मारनी मेरे ख्याल में। अभी तो आप लोग तो खैर बहुत यंग है, मतलब आई एम 40, तो मैं आप लोगों को अभी देखती हूँ, मुझे लगता है कि वो मतलब ये तो बड़े, इनकी तो बड़ी माशाल्लाह जिंदगी अभी आगे पड़ी है। हम अपने आप को समझते हैं हम तो बूढ़े होते जा रहे हैं। तो इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग। आप लोग सोचें आपने करना क्या है। अभी आप बहुत सारी चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे, हो सकता है अभी आप अगर इंजीनियर बन रहे हो, आपने इंजीनियरिंग की, लेकिन बाद में आपका दिल किया नहीं मैं स्विच कर लेता हूँ करियर, या स्विच कर लेती हूँ करियर, तो वो वाली चीजें भी। फिर दूसरी चीज आई थिंक कि एक हमें एक जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स भी हमें तोड़ने की बहुत सख्त जरूरत है। देखिए हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ये सोचा जाता है कि पता नहीं औरत इस फील्ड में, जैसा इवन मीडिया के अंदर शुरू में होता था कि क्राइम रिपोर्टिंग की बीट औरतों को नहीं, अभी भी नहीं देते, बहुत कम होता है कि कोई खवातीन वो करी हो, या हार्ड बीट्स जो औरतें नहीं करेंगे, या इवन अभी भी लोग कहते हैं ना कि पॉलिटिकल एनालिसिस शायद औरतें नहीं उस तरह से कर सकती। हालांकि हम लोग उन्हें प्रूव कर रहे हैं गलत, लेकिन मैं बात ये कर रही हूँ कि एक जेंडर स्टीरियोटाइप सारे पाकिस्तान के अंदर हर फील्ड के अंदर है। हमें वी मस्ट ब्रेक दोस जेंडर स्टीरियोटाइप्स आल्सो, एंड एज वुमेन ऑल्सो हमने दिखाया भी है। मैं तो बल्कि समझती हूँ, मैंने तो मीडिया के अंदर जो मेरे साथ लड़कियां काम करती थी, मोस्टली मेरी टीम में मोस्टली लड़कियां होती थी प्रोडक्शन में भी, तो मुझे लगता था वो ज्यादा हार्ड वर्किंग है। आदमी भी होते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा जरा खिलंडरापन होता है लड़कों में, वैसे ही कि गपशप ये वो उधर बैठे रात निकल गए। फिर लड़कियां जरा ज्यादा डेडिकेटेड होती है, तो आई प्रिफर्ड कि मेरे साथ जो है ना वो ज्यादा वो करे काम, क्योंकि मुझे पता है कि वो काम अपना फुल, क्योंकि मैंने खुद भी किया हुआ है। मुझे पता है कि मेरा पूरा फोकस सिर्फ काम के ऊपर ही होता था और किसी चीज पे नहीं होता था। तो शायद इस तरह की चीजें भी मैटर करती हैं। एंड ऑल्सो आई थिंक वी नीड टू ट्रीट ईच अदर विद रिस्पेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है आप जिसके साथ बैठे हैं, आप जिसके साथ काम कर रहे हैं, जिसके साथ खाना खा रहे हैं, आप जिसके साथ पढ़ रहे हो, जो आपको पढ़ा रहा है, सबकी एक तो इज्जत करो। और जैसे मैंने पहले भी कहा, जजमेंटल नहीं होते किसी के बारे में। और ये गॉसिप वगैरह हमें अच्छा जरूर लगता है करने का, चस्के लेने का मजा आता है, लेकिन नहीं करना चाहिए इतना। जितना अपने आप को रोक सको, मेरे ख्याल में उस चीज से भी थोड़ा सा, रूमर्स और ये वो इस तरह की चीजों से थोड़ा सा आप दूर ही रहें तो बेहतर होता है आपके अपनी मेंटल वेलबींग के लिए भी। बिल्कुल ठीक हो गया। बिटवीन स्किल्स एंड लक, व्हाट इज इम्पोर्टेंट? देखिए आई थिंक बोथ आर इम्पोर्टेंट, बिकॉज स्किल्स तो एक तो स्किल्स आना, जब आप वैसे स्पेशलाइज किसी चीज के अंदर करो, वो जरूरी है। आप अगर कोई भी काम करें, अगर आप में स्किल नहीं है, तो जितनी मर्जी लाख हो जाएगी, आप लोगों को नजर आ जाएगा कि आप अभी तक लकी हैं और आपको काम नहीं आता। तो स्किल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लक ये है कि जिस तरह अब आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, वैसे ही जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं तो एमए इंटर्नशिप करने आई थी 15 साल पहले द पोस्ट में, और मुझे उन्होंने जॉब ऑफर कर दी। फिर उससे मैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर दिया। आई केप्ट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज,
और उन अपॉर्चुनिटीज को फिर अवेल कैसे करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नौकरी करनी है। फिर मेरी लक ये भी थी कि मेरे बॉसेस बड़े अच्छे थे इस तरीके से कि उन्होंने मुझे सिखाया बहुत। मुझे राशिद रहमान साहब ने द पोस्ट में और डेली टाइम में दोनों में वो मेरे बॉस थे। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। मैं जितना जर्नलिज्म लिखना पढ़ना सीखा है, मेरे ख्याल में मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी उन्होंने बहुत ज्यादा शेप भी की है एक तरीके से। तो वो बॉसेस का अच्छा होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपके कॉलीग्स का अच्छा होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर मैंने कहा कि आपको खुद यू हैव टू अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपने पास्ट में सीखी होती हैं, और आप विद योर एक्सपीरियंस, किताबें पढ़ के, बाकी चीजें देख के, दुनिया एक्सप्लोर करके आप बहुत सारी चीजें नहीं सीखते हो, और आप सोचते हो जो मैं पहले सोचती थी वो गलत था, वो नहीं था सही, आई वाज रॉन्ग, एंड यू इट्स फाइन। एक चीज मेरे ख्याल में जो हम सारों में होता है कि एक तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है। जिस तरह मैं आपको बताऊं कि कोई सवाल होता है जिस तरह कि मईशत से रिलेटेड है या कानून से रिलेटेड है, देखिए वो मेरी फील्ड तो नहीं है। तो मैं तो अपने जो दोस्त हैं मेरे जो इन फील्ड्स में है, मतलब बिजनेसमैन या कोई इकोनॉमिस्ट है या जिसको पता है, मैं उसको फोन करके पूछूंगी कि यार ये जरा मुझे थोड़े कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दो, बिकॉज जाहिर बात है टीवी पे जाकर अगर बोल रहे हैं तो बिल्कुल कुछ तो ऐसे। पता होना चाहिए। ऐसे हम ये नहीं कह सकते हम हरफन मौला है, हमें सब कुछ आता है, हमें नहीं आता सब कुछ। यानी अगर मैं कोरोना के ऊपर मैंने जितना भी बोला है वो मैंने पढ़ने के बाद या लोगों से बात, जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं उनसे बात करने के बाद बोला है। मैं अपना ओपिनियन नहीं उस पर दे सकती, क्योंकि आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, या मैं इस सेक्टर में ही नहीं हूँ कि मुझे इस चीज का इतना पता हो। फिर जिस तरह अगर आपने एजुकेशन के ऊपर, मैंने पहले बात की कि कानून के ऊपर अगर कोई बात होती है, तो मैं अपने लॉयर फ्रेंड्स को कभी भी ये मत सोचें कि आपको हर चीज पता है, या अगर आप किसी दूसरे से उस बारे में पूछेंगे तो लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता या आप छोटे ना महसूस। कभी भी आप जितने मर्जी सीनियर हो जाएं, आपको बेशक सारी दुनिया की हर चीज भी पता हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी कि आपको दूसरों का ओपिनियन चाहिए होगा। नेवर हेजिटेट टू कॉल पीपल जिनको जो एक्सपर्ट्स हैं उस फील्ड में, उनसे पूछें, उनसे सीखें, क्योंकि जब तक हम वो नहीं सीखेंगे तो फिर एक्चुअली हम जब बात करेंगे तो हम जाहिल लगेंगे, हम लगेंगे कि हमें नहीं पता। मैं तो बिल्कुल अगर ठीक कई है। दफा कोई ऐसा टॉपिक हो और मुझे नहीं पता होता तो मैं तो बोल देती हूँ जी मुझे नहीं पता, मैं इस पे नहीं आ रही, क्योंकि मुझे पता ही नहीं। तो मैं क्या अपना एक्सपर्ट ओपिनियन उसके ऊपर दूंगी जब मैं जानती नहीं उस चीज को। तो मेरे ख्याल में एक ये भी चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सीखें और कॉन्स्टेंटली सीखें। कोई इसमें लक तो होती है, देखें अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आप नौकरियों के लिए अप्लाई करते रहे, आपको लगता है आप इस नौकरी में खुश नहीं है, आप अगली नौकरी के लिए अप्लाई करते रहे, जितनी लोगों को वर्ड ऑफ माउथ के लोगों के यार अगर कोई ओपनिंग है मुझे बताओ, उस तरीके से अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। हम सबकी लक कहीं ना कहीं होती है इन सारी चीजों में, हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, किस फैमिली में है, किस जगह काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में लक तो होती है, बट स्किल इज वेरी। बिल्कुल ठीक है। मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड गिविंग अस योर वैल्यूएबल इनसाइट। आई वांट यू टू गिव अ जनरल मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स। दिस कुड बी लिंक्ड टू एनीथिंग। आई जस्ट थिंक कि क्योंकि आजकल बहुत मुश्किल टाइम है, सबके ऊपर ही है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। तो आई डू थिंक वी नीड टू स्टे पॉजिटिव। हमें सर्वाइव करने के लिए बहुत कुछ चाहिए होगा, अच्छे दोस्त चाहिए होंगे, फैमिली के साथ बातचीत, हमें अपना मी टाइम, अलोन टाइम भी चाहिए होगा। तो मेरे ख्याल में जितनी भी हम पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर से निकाल, और अगर आपकी जिंदगी में कुछ चीजें नेगेटिव है, इफ यू कैन गेट रिड ऑफ दोज नेगेटिव थिंग्स, तो वो भी कोई ऐसी बुराई नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई कोई दोस्त ऐसा है जो बहुत नेगेटिव है एंड यू नीड अ ब्रेक, आप ऑनेस्ट हो सकते हैं, आप कह सकते हैं कि राइट नाउ आई डोंट नीड दिस नेगेटिविटी इन माय लाइफ, आई एम ऑलरेडी गोइंग थ्रू सो मच। तो मेरे ख्याल में ये वाली चीजें बहुत जरूरी है। स्टे पॉजिटिव, आप लोग मजे मजे की चीजें देखो, कुछ पढ़ो, गाने गाओ, बाहर जाओ, जो करना है करो। कोई इस तरह मतलब बाहर स्टे जाओ सेफ। सोशल डिस्टेंसिंग के स्टे साथ। स्टे हाँ सेफ। हाँ, बाहर जाने का मेरा ये मतलब नहीं है कि भाई बाहर जाके आप लोगों को मिलना शुरू करें। मास्क पहनो, स्टे सेफ, और देखो ये साल गुजारोगे सेफली तो फिर इंशाल्लाह जिंदगी आपके लिए आगे बहुत है। बाकी तो जिंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन एटलीस्ट आपने खुद तो सर्वाइव करने की जितनी कोशिश करनी है। प्लीज वेयर मास्क, सैनिटाइज योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स, अपने आप को दूर रखो लोगों से, और एंड स्टे सेफ, स्टे होम Thank, जितना रह thank, सके। thank you so much, Jazakallah. So this is all for today. I'm your host Abdul Mueed signing off.